pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 24th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। आइए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं विद द रिव्यू ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस को विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अराउजल, और यहाँ पर मैंने आपको बताना शुरू किया कि stress can be caused by pleasant as well as unpleasant events. A pat on the back could also cause stress, though it is a sign of huge encouragement. And simultaneously, there are so many negative things that might be causing the stress in the people. So regardless of the reasons, either it is pleasant reason or this is unpleasant reason, the body actually gets into a certain physiological state which prepares the people to adjust to the immediate surroundings, immediate demands that are being made upon them by the environment. दरअसल बॉडी जब इन चेंजेस में से गुजर रही होती है तो ये एक एडेप्टेशन का प्रोसेस होता है। सो द बॉटम लाइन इज कि जब भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजेस होती हैं या कोई ऐसी डिमांड्स हमारे ऊपर इम्पोज की जाती हैं तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की चेंजेस के साथ ही साथ अपने बॉडीली चेंजेस को एडजस्ट करते हैं। दरअसल इस पर हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सर्टेन चेंजेस हैपन इन द एनवायरनमेंट इम्पोजेस सर्टेन डिमांड्स अपॉन इंडिविजुअल एंड देन द इंडिविजुअल्स बॉडी changes according to the adjustment, according to the demands made upon him by the environment. अब ये बहुत बात की बात है कि हम उस इंडिविजुअल का उस एनवायरमेंटल चेंज के साथ रिएक्शन क्या होगा, लेकिन जो सबसे पहला सीक्वेंस इसके अंदर, जो सबसे पहली इवेंट सीक्वेंस के अंदर आती है वो ये है कि इंडिविजुअल्स एडजस्ट देयर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स मेड अपॉन देम बाय द एनवायरनमेंट। दिस एडजस्टमेंट बाय द बॉडी कैन बी टेकन एज एन एडेप्टेशन प्रोसेस, और इस रेफरेंस के अंदर हम स्ट्रेस को एक एडेप्टिव रिस्पॉन्स के तौर पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि एडेप्टेशन का ये प्रोसेस जो है इसके अंदर ना सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बल्कि हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड आई टोल्ड यू certain gadgets that are actually directly responsible for preparing the body according to the requirements made upon it by the changes in the environment. And those structures are hypothalamus, cerebral cortex, reticular formation, limbic system, as well as autonomic nervous system. Students, we discussed that stress can always be taken with reference to arousal, और arousal जो है ये बॉडी को एक certain state of readiness के अंदर लाने का नाम है। Every time people go through or experience certain types of changes in their environment, they feel a certain stirred up state of physiology, a certain stirred up state of mind as well. This is actually the state of readiness. और state of readiness का मतलब ये है कि बॉडी ने अपने आप को प्रिपेयर किया है environment की डिमांड्स के साथ मीट करने के लिए, and after that the reaction would take place. The first thing is the body adjusts itself to the demands of the environment. And the most important structure in the central nervous system that triggers this mechanism is called reticular formation. And we can call all the activity as reticular activating system. Reticular activating system के functions कुछ इस तरह से होते हैं कि वो body के metabolism rate को एकदम से बहुत तेज़ कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि फूड की ब्रेक डाउन होना और फूड पार्टिकल्स में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जा सकता है। सो द फर्स्ट थिंग दैट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट्स इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, व्हिच मीन्स द कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन, शुगर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड एंड एनर्जी इज बीइंग प्रोसेस्ड। इसके साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होना शुरू हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन जो इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सो दैट द मैक्सिमम blood supply is propelled
towards the external muscles, because every time one gets into a state of readiness, certain action is required, and to perform that action, muscles would always be engaged. So what exactly is the state of readiness? What does it mean? It means all those physiological reactions that take place inside the body. लेकिन जब हम readiness की state की बात करते हैं तो readiness की state को भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है. इसको इंटेंसिटी के हिसाब से मुख्तलिफ लेवल्स पे देखा जा सकता है. द फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज्ड रेडीनेस. बाज़ औक़ात किसी भी एक्सट्रीम इवेंट के ज़ेरे असर बॉडी एक्सट्रीम रेडीनेस के अंदर चली जाती है. मिसाल के तौर पर एक साहब जिन्होंने खुशकिस्मती से एक एक्सीडेंट में बच गए और कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे ही वो एक्सीडेंट से बाहर आते हैं, he experiences certain types of physiological reactions that his body is actually undergoing. And these physiological reactions are increased heartbeat and tremor in the body. दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि जब एक एक्सीडेंटल सिचुएशन आती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल चला जाता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, और हम रिफ्लेक्सिवली उस इमरजेंसी की सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हैं. और जब हम रिफ्लेक्सिवली किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने की कोशिश करते हैं तो सारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ शुरू होता है और प्रोसीड करता है और ख़त्म होता है. मिसाल के तौर पर दिस जेंटलमैन इमीडिएटली परसीव्ड दैट ही इज़ गोइंग टू बम्प इनटू some kind of accident. The entire body control goes with the peripheral nervous system. The body starts behaving reflexively. With a great speed, the heart starts beating. With a great speed, the blood circulation is shifted towards the muscles, and that gentleman actually performs reflexively. And when he performs reflexively, some basic reactions are usually performed. Just swaying the car to the left or the right, wherever there is safety, the gentleman would perform his actions accordingly. So, end of the day, when this gentleman comes out of the situation, he is gasping for breath. He's feeling that he's been through a lot, and he's probably feeling after this state of physiology subsides, this state of mind subsides, the man feels very, very tired because his body has performed extremely hard during this process. स्टूडेंट्स, इंक्रीज्ड रेडीनेस के अंदर दरअसल होता ये है कि बॉडी रिफ्लेक्सिवली बिहेव कर रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम पीरियड नहीं होता, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं की जाती. जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं की जाती तो दैट मीन्स देयर आर ओनली वेरी फ्यू रिएक्शंस अवेलेबल टू द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू विच ही और शी कैन गाइड देयर बिहेवियर. सो एक्सट्रीम रेडीनेस के अंदर अराउजल लेवल इंक्रीज्ड है. लाइक वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1 कि जब हमें किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है तो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ रेडीनेस या इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अराउजल उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती. बिल्कुल जिस तरह ये साहब एक्सीडेंट से जैसे ही बाहर आते हैं और जब वो हाँप रहे हैं और वो सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उस वक्त आप उनको कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सम दे दें कि आप फ़ौरन इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करें, he would not be able to perform that type of function. That is very sophisticated function, and that requires medium level of arousal. Medium level of arousal के अंदर the body is prepared for the action, the body is prepared for adjusting in the changes in the environment, and the body performs the best. Medium level is somewhere that we perceive we are ready for the work. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बेशुमार एग्जाम्पल्स डिस्कस की, और just to remind you of the medium level of arousal, I could always tell you that when the medical students, they become doctors, at the end of their studies, they have to go for the house jobs. Whatever they have studied, they have to now practice it in their real life. During the house job, they are placed against different kinds of responsibilities. For the first time, they see that actually the patient that they are treating, they are responsible for them. Now, the house job could be done in the surgery as well as the medical wards, and in the surgery department, the students, of course, they have to go through performing minor surgeries upon the patients. Performing a minor surgery is something that people cannot easily do because they cannot use their scalpels upon the human body that easily. It takes practice, training. It takes one to be getting used to performing such types of functions. Any other person, he simply cannot perform surgery, which means he simply cannot run the scalpel
on the body of a human being and cut it apart and then perform the functions and stitch it back. This becomes difficult. So throughout their medical training, the doctors are exposed to the environments of hospitals, they are exposed to the environments of the surgical theaters as well as the medical wards, where they see all of this and gradually they prepare for it. However, most of the medical students would remember their very first day when they go to do their practicals on a human dead body. Most of the students do remember that. Is that the first time they come across such a scenario, they are not used to. जब हमारा पहला दिन था इन MBBS तो हमें डायसेक्शन हॉल में हम गए और हमने देखा कि डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं और हमें डायसेक्ट करना पड़ेगा। तो काफ़ी शुरू में तो डर सा भी लगा और अजीब सा भी लगता था कि डेड बॉडीज़ पे आपको डायसेक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप रोज़ करते रहते हैं तो आपको एक आदत सी हो जाती है और सारा डर और खौफ वो सारा निकल जाता है और आप सोचते हैं कि आप सिर्फ ये सीखने के लिए कर रहे हैं। So most of the students come up with their reactions, which means increased state of readiness, which means increased level of arousal, which means increased reaction by the body. However, after doing a lot of practice, then people come to a point where they maintain a medium level of arousal and perform their functions. This is why when the doctors have to perform, they have to attain a medium level of arousal. Well, this is just for the sake of example. Usually when the soldiers are being trained, then they are trained to get into the extreme circumstances. And actually that training ultimately impacts their reflexes. So that's why they say that when people are being trained thoroughly, they reflexively start behaving like a professional, which means that even if they don't get the time to perform or process information in the central nervous system, they are so used to that environment that they would reflexively perform all those chores that are required to perform that function or complete that action. The next level is the lowest level of arousal. Lowest level of arousal is bland, dull, and flat. And if someone is on the lowest level of arousal, then he or she has to be brought into somewhere close to the middle where people would start feeling motivated towards certain things. Students, arousal level has a deep relationship or has some dynamics with goal-directed behavior. Goal-directed behavior is actually motivation. People need to feel motivated in order to perform certain functions. Well, if the students are not performing good in the schools, usually their parents or their teachers come to motivate them somehow so that their performance level could be maintained. You would say that if the reticular activating system or there are different types of gadgets inside our body जो हमारी body को perform करने में मदद देते हैं, तो फिर हमें ये psychological ये बातचीत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? दरअसल हमारे arousal की nature जो है वो neurochemical भी है और subjective भी है. When we talk about neurochemical, we talk about all those structures in the brain and central nervous system that are responsible for arousal. But when we talk about the psychological things, which means talking people out of their miseries and bringing them to a level where they feel motivated, then that means that we are enhancing their subjective perception about certain issues, about certain scenarios in their environment. So students, that was more or less about the arousal and stress and understanding the body's state, different states of readiness that body embraces in order to perform different types of functions. If the reticular activating system is damaged, then all of these functions cannot be performed, and most of these functions actually require the functioning of the vital organs of the body, which means that if the RAS is gone, the life support is gone to control these functions, and the individuals may go comatose and eventually die. Students, arousal and stress have relationship with each other. Stress is a state of arousal or a state of tension, and that state of tension needs to be reduced. It needs to be maintained up to the medium level so that people feel harmonized with the demands made by the environment. And that's why people would either change their environment or they would change themselves according to the environment. I gave you an exercise in my last lecture. I hope you did that. Did you do that? Great. So आपने एक दिन अपने साथ एक पेंसिल और पेपर रखना था और आपने सुबह से लेकर शाम तक उन सारी चीज़ों को नोट करना था
जो आपको स्टेट ऑफ अराउजल में लेके जाती हैं, आइदर नेगेटिव थिंग्स और पॉजिटिव थिंग्स. Do you have those lists in front of you? Yeah? Very good. Have you written something on that? Okay. How many factors have you delineated? 5 or 10, 15 or 20, 20 or 25? Well, all of you might have written different numbers of all those factors, but those factors could be something like this. You got up in the morning and you are feeling very lazy. You drank a cup of tea, yes, and suddenly you feel activated. Then you are thinking about going to the school. You once again activate your system and you embrace a level of arousal. You are using the neurochemical way to activate yourself, to bring yourself in a state of arousal. You get ready, go to school or college, and then in school different things are happening with you throughout the day जिन्होंने आपको positively या negatively arouse किया होगा. फिर शायद जब आप वापस आए होंगे घर पे, you might have been feeling tired and you would have gone to a level of minimum readiness where you probably would want to sleep and rest for a while, yes? And then you get up and then you go for playing in the grounds, your sports, whatever. You again get into extreme state of readiness and you perform. So throughout the day, you actually go through different levels of arousal, and these different levels of arousal are actually preparing you, helping you to live out your day successfully. End of the day, how do you feel? Do you feel successful? Do you feel unsuccessful? क्या आप कभी अपने डे को रिव्यू करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मैं इस जगह पर इस तरह से करता, इस जगह पर इस तरह से करता? Well, if you are doing this kind of thinking, then that means you are training your attitudes. And my advice to you would be that every time you review such things, just remember one thing, that a positive attitude would always help you embrace more and more successes in your life. However, if you get into the negative attitude, that means you criticize yourself a lot. That means every time you review your day, आपको उसके अंदर हर वो बुरी चीज़ नज़र आती है जो आपके ख्याल में जहाँ पर आप परफॉर्म ज़्यादा कर सकते थे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी. अगर आप इस तरह से अपने दिन को देखना शुरू कर देंगे तो आपको हर चीज़ उसके अंदर नेगेटिव नज़र आना शुरू हो जाएगी और वो नेगेटिव एनर्जी प्रॉबली आपको नेगेटिवली अराउज कर सकती है. सो एंड ऑफ द डे, what matters the most is your attitude. Well, let me give you an advice. You could use this tool with yourself. जब भी आप अपनी past performance को review कर रहे हों तो उसके अंदर आप वो सारे negative points जहाँ पर आप समझते हैं कि आप fail हो गए या आप इस तरह नहीं कर सकते थे, उन सारी mistakes का, उन सारी faults का आप नाम change कर दें. Naturally जब आप अपने आप को कहेंगे कि मैंने ये गलती की, right, और ये बहुत बड़ी गलती थी, तो this means कि आपका attitude probably would shift towards giving it up. आपका attitude would get into a lot of procrastination. You feel very guilty, you feel very sad, you feel very heavy about it. However, if you change the names of mistakes into the name of room for improvement, yes? See, when you give the title that this was a mistake, then that is flat. That is packed into a watertight compartment. But when you say that this room for improvement is available, then that means you're telling yourself that I can change, I can make things go better. और इस point के ऊपर मैं इस तरह से चीज़ों को कर सकता था. That means you are changing your attitude totally. अगर आप अपना attitude इस तरह से रखते हैं, then your state, you can get into the state of readiness where you could actually appraise the entire environment with reference to a challenge and your body preparing to deal with that challenge. However, if you are always into remorse, you always find out that you have done all the bad things, then this negative energy would channelize and you would get into guilt and all that. So, जब भी आप अपने डे को रिव्यू करें, आप उसको 1 to 5 स्केल के ऊपर रख कर अपने रिमोर्स को देख सकते हैं. जैसे ही आप पॉइंट 3 से आगे की तरफ जाएं, there should be a bell ringing in your mind and you should actually come from level 3 to level 1. Now level 1 is that you're not stressful at all, you're feeling that you spent a good day and you've done everything good. Level 5 is a point where you see कि मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सका इस सारे दिन के अंदर, मैंने कोई काम नहीं किया, I'm such a bad person. That is level 5. Now that level 5 is actually very, very negative. That is very
harmful for yourself. Every time you cross a level 3, a bell should ring in your mind and you should get into thinking that how could I fix it up. So change the names, change the impossibilities into rooms for improvements. There are always probabilities. और जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आप हमेशा से इसे सोचिए कि मैं ग्रेजुअली इम्प्रूव करूँगा, और क्योंकि जब आप ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड एंड ऑफ द डे यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, or end of a certain time period you have improved a lot with yourself. Yes? So students, आइए मैं अब आपको जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में बताता चलूँ. जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें स्ट्रेस के साथ डील करने में मदद देते हैं, जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू परफॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ environments and to meet with the demands imposed upon us by different types of changes in our environment. I would like to show you that slide once again. In this slide you are seeing the 4 different parts of the brain that control our reactions. These include thalamus, hypothalamus, amygdala and hippocampus. Students, these different gadgets in the brain actually integrate their performance with the pituitary glands. Pituitary gland is a gland located in the brain that secretes human growth hormones and influence all other hormone secreting glands, also known as the master gland. We could say that all the information is coming to the brain, all the information coming to the brain through the root of different sense organs. That information is processed in the brain and brain issues certain orders. Those orders are executed with the help of the glands. Glands are always coming up with different types of secretions which actually act as messengers that go to different internal physiological organs and tell them to perform in certain ways. So pituitary gland is the master gland that activates other glands also. Pituitary gland की responsibility है कि growth hormones को control करना, growth को control करना. So right from the day one to on and on and on, pituitary gland is always functioning and responsible for growth. Growth is very important function. The next thing, pituitary gland also controls other glands' hormonal secretions. Is that okay? Great. So the nervous system as well as the glands integrate, work as a team to prepare our body to deal with the environmental scenarios, environmental changes. This point is clear. Now let me bring you down to the stimulus response pattern in order to understand कि ये सारी जो complex mechanism है, जो brain और hormones का interplay है, ये किस तरह से actually हमें prepare करता है. So अगर हम अपने आप को life के अंदर perform करते हुए slow motion के अंदर देखें तो usually हमारा behavior कुछ इस तरह से होता है कि हमें कोई चीज़ stimulate करती है towards something और हम उसको action करते हैं, उस stimulation को कोई ना कोई response देते हैं. जब कोई चीज़ हमें स्टिमुलेट करती है तो हमारे सेंस ऑर्गन को सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में लेके जाते हैं, वहाँ से प्रोसेस होती है, हार्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली वी गेट इनटू द रिस्पॉन्स. एंड दिस एंटायर पैटर्न कैन बी सीन लाइक द वे इन द स्लाइड ओवर हियर. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टिमुलस. Stimulus is certain information that comes to the mind. It creates certain feelings. जब भी आपको information मिलती है आप उसको positively या negatively evaluate करते हैं और उसके बाद जब आप feelings को attach कर लेते हैं then you break into the action. However, this system is not so simple. As you can see on the slide now, more things are added. So the first thing is stimulation, next comes feelings, next comes thoughts, and then finally comes the action. As you can see, the direction of the arrow from left hand side towards the right, and feelings and thoughts is the process where we are actually organizing the internal information. In 1976, there was a psychologist, his name was Hans, and he came up with the idea of adaptation syndrome. And he said that stress actually occurs in 3 different stages. Stress का process को हम 3 मुख्तलिफ stages के हिसाब से देख सकते हैं और वो 3 stages कुछ इस तरह से हैं. Number 1 is alarm reaction, number 2 is resistance, and number 3 is exhaustion. आइए देखते हैं कि alarm reaction से हमारा क्या मुराद है.
स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो है, वी कम अक्रॉस अ सर्टन स्ट्रेसर. स्ट्रेस जो है वो फिजिकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है. स्ट्रेस कुड बी अ सर्टन big environmental change, certain changes in the temperature, or could be anything that is materially happening in the environment. Stress could be caused by the psychological feelings also. Thinking or feeling threatened in a certain environment could be taken as an example of psychological stress. Now, when this information comes to the mind, which means that when this information through the sensory organs goes to the brain, then hypothalamus gets activated. You remember hypothalamus? Yeah. Hypothalamus mediates the activation of different types of hormones. And different types of hormones take the message of the brain towards different body organs, and body organs perform accordingly. Yes? So this process can be taken as an alarm reaction. Alarm reaction is that first something happens in the environment and that triggers a feeling in the mind of the person that something has gone wrong. Just like we have been discussing the example of a person who's been doing a job for the last 5 years, but his boss changes and he suddenly bumps into a state of mind where he thinks that something might go wrong. This gentleman is actually experiencing himself or finding himself in the alarm state of mind. Alarm state of mind is feeling stirred up, is thinking that what is happening, is making a good stock of the immediate situation. Now, agar alarm reaction na ho kisi ke andar, do you think people can deal with the challenges that they come across in the environment? Okay, let me ask you another interesting question. Do you think कि हर स्टूडेंट को जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है या जब वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको एंग्जाइटी होती है? Yes? Do you think that anxiety is good or bad? Well, you would say कि अगर किसी को एग्ज़ाम देने जाने से पहले एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. अगर उसको एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है तो ये ज़रा कम बुरी बात है, लेकिन अगर एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होती तो शायद ये बहुत अच्छी बात है. Do you think like that? Okay, now let me give you another idea. एग्ज़ाम जाने से पहले अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो this student will not be able to perform because his alarm reaction is very strong. And if the alarm reaction is very strong, I told you in the last lecture that the arousal level will be very, very high. The state of readiness will also be very high. And if the state of readiness is very high, the sophisticated functions of performing in the exam may not be performed properly और वहाँ पर proper focus नहीं हो सकेगा. लेकिन if this gentleman gets into medium level of anxiety, then that's always good. Yes, because this gentleman would embrace the intermediate level of arousal, and over there he can perform very well. So we can always say that there is a positive anxiety and there is negative anxiety. Negative anxiety retards the performance. Positive anxiety actually helps people deal with the performance. Now a person जिसको एग्ज़ाम जाने से पहले बिल्कुल कोई एंग्जाइटी ही नहीं है, किसी चीज़ की कोई परेशानी ही नहीं है, do you think he can perform in the exam? You're right, he cannot perform well in the exam because he's being very careless, because he thinks that nothing, it does not require my serious attention over here at all. So, अगर आप के अंदर एक नॉर्मल लेवल की, पॉजिटिव लेवल की एंग्जाइटी नहीं होगी तो आप चीज़ों को फोर्स ही नहीं कर सकेंगे और आप चीज़ों के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. So this is the story of the alarm reaction. And the first thing that happens in the general adaptation syndrome is that a person experiences stress with reference to alarm reaction. Something happens in the environment, physical or psychological, and the body suddenly triggers certain types of mechanisms, a stirred up state of mind has been achieved, and a person experiences alarm reaction. Actually, the body is preparing itself to deal with the scenario. The next stage is resistance. Now, what is resistance? Resistance actually prepares people to recover from the initial stress. Yes? While we discussed that
जब हम पहली स्टेज में होते हैं अलार्म रिएक्शन के अंदर, तो हम स्ट्रेस को डील करने के लिए तैयार हो रहे हैं. आवर बॉडी इज़ बिगिनिंग टू डील विद द स्ट्रेस. लेकिन जब हम रेजिस्टेंस के अंदर आते हैं तो हम इनिशियल लेवल के स्ट्रेस को डील करने की कोशिश करते हैं. When the body prepares itself and breaks into the state of resistance, then we mobilize our bodies physically or mentally in order to perform certain actions, in order to perform certain behavioral patterns, in order to deal with the environmental challenges. अब अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम इस प्रोसेस के तहत गुजर रहे होते हैं अपनी जनरल लाइफ के अंदर, तो बाज़ औक़ात हमारी बॉडी जब एक्शन करती है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, विच मीन्स दैट देयर इज स्ट्रेस एंड आवर बॉडी इज़ एक्चुअली रेजिस्टिंग दैट स्ट्रेस. आवर बॉडी इज़ यूजिंग ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू डील with that stress. Then in the resistance stage, either we can be successful or we can fail. Yes, there are only two possibilities here, you know. Let us imagine a student, let's say a 10-year-old boy. Yes, his father was posted in a city where this student went to a school, और इस स्कूल के अंदर इस बच्चे ने अपनी पहली 4 जमातें पढ़ी. इन 4 सालों के अंदर इस बच्चे के अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे, अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी थी, ही वॉज वेरी वेल एडजस्टेड और उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे. एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. और इन 4 सालों की परफॉर्मेंस की वजह से इस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, एंड ही डिड नॉट हैव actually to tell everybody that he's a good student because he had built up a reputation like that. However, after 4 years, the father gets posted on another station, and then this child has to enter into another school. अब इस नए स्कूल के अंदर टीचर्स के पास इस बच्चे की परफॉर्मेंस को देखने के लिए सिर्फ उसके रिपोर्ट कार्ड्स हैं और उसकी परफॉर्मेंस है. Yes, they have not met with this kid before, they don't know how this kid performs. दरअसल जिस स्कूल में इस बच्चे ने 4 साल गुजारे, वहाँ पर टीचर्स ने इस बच्चे को 4 साल तक मुख्तलिफ अंदाज से समझा. दे फाउंड आउट कि इस बच्चे को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि टीचर उससे बातचीत करे और टीचर उसको थोड़ा सा काम के बारे में समझाएं, उसको थोड़ा सा इनकरेज करें और मोटिवेट करें. इस बच्चे के काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनसे वो इस पिछले स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्प्स लेता रहा है, और क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट रहा इस बच्चे के लिए क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, so all of these things were actually adding up to help this kid perform. However, when he gets into the new school teachers only have this kid's report cards. That's all. They don't know that how this kid performs. It is very natural that kids perform with different types of tricks and with different types of behavioral strategies. This kid gets into the new school and initially he finds out that he's probably not being able to coordinate or to harmonize his relationship with his or her new teacher. When this scenario happens, the new teacher doesn't understand that how to make this kid perform, and neither does the new teacher try to find it out from the previous school or from the parents of the kid. Eventually, the teacher's behavior with the new kid changes, and the new kid is also going through the stress of the total change in the environment क्योंकि पिछले दोस्त सब पीछे रह के और अब जो नया environment है, नया classroom है, उसमें और बच्चे हैं जिनके साथ दोस्ती बनानी है, तो वो socialization का stress, all those stresses actually add up. Now, when all of these stresses add up, this kid will go through different processes. The first process would be that this kid would bump into an alarm reaction. Alarm reaction would bring this kid into a state of mental readiness. He would try that his body performs according to the requirements of the environment. In the next stage, the kid breaks into resistance. Based upon the alarm reaction, since his body and mind is prepared, he would try to undertake some kind of proactive measure in order to help him save from this scenario. Now, this proactive measure would be resistance. अब इस resistance के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कामयाब भी हो सकते हैं और नाकाम भी हो सकते हैं. This kid might become successful in adjusting to the new environment, and this kid might not become successful. Yes?
If this kid becomes unfortunately unsuccessful in adjusting to the new environment, what happens with him? He finds out that he tried his level best, all the bodily reactions and everything was there, he gave it his best shot, but even then he did not adjust. What will happen with this kid? How this kid will feel? Of course, he would feel very, very stressful. He would eventually find out that he has exhausted all of his abilities to cope with this situation, with this scenario. And when all of the abilities to cope with the scenarios are exhausted, then what happens? If you can see it with reference to the mental readiness scale, do you think this kid would come to a level where mental readiness is actually, with the passage of time, depleting, it's finishing, और ये वो बच्चा बन सकता है जो आपको ये कहे कि यार पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं है, यस, और मैं कोई बिजनेसमैन बनूंगा या मैं कोई इस तरह का काम करूंगा, पढ़ने से मुझे कोई जॉब तो नहीं करनी, यस. So the stress is actually revealing itself in different dialogues which pertain to extreme lack of motivation, extreme demoralization. This has implications, this entire process has implications in the environmental psychology. Prolonged stress के अंदर जब लोग रहते हैं, ये eventually उनके stress को cope करने के resources को deplete कर देती है ये चीज़. People become totally demotivated. People become totally demoralized. So stress produces physical wear and tear upon the people. If people stay stressed out for prolonged periods of time, इसकी physical implications भी हैं और इसकी mental implications भी हैं. And both of these are very, very dangerous. Just like in the previous example, the kid started actually rejecting the idea of being educated. That is the psychological implication of prolonged stress. There could be the physical implications of the prolonged stress as well, because during the stress, hormone secretions, everything starts performing, and if the stress continues for a longer period of time, imagine that person who barely saved himself from the accident and he just performed reflexively for a few moments to help himself out of the accident. He feels very tired. End of the entire thing, he feels gasping for the breath. Now, if this thing starts happening over a longer period of time, then can people sustain it? Of course they cannot. This becomes very, very difficult, and eventually people even stop trying because the stress becomes very, very tough and very, very difficult. So, इसी स्ट्रेस के पर्सपेक्टिव को जब हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिज़ल्ट के तहत हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा गैजेट्स आ गए हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गई है, जिसकी बेशुमार फ़ायदे भी हैं. अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यू कुड टेक द प्लेन्स, यू कुड टेक द ट्रेन्स, यू कुड टेक बुलेट ट्रेन्स, you could take your own vehicles. There are so many things that have come up. मेडिकल साइंस को अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है. दरअसल हमने अपनी लाइफ को फैसिलिटेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव इम्प्लिकेशंस हैं, और सबसे बड़ी नेगेटिव इम्प्लिकेशन उसमें हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है. और there is another negative fallout, that is the population density in certain areas, in certain urban locations. Populations have started migrating from rural areas to urban areas. There is bad air, so much pollution, population density. It is all creating a very stressful environment. And like I told you before, people stay in the stressful environment for a prolonged period of time. What happens with them? They actually use up all of their resources to deal with the stresses of the environment. And that probably is one of the very negative fallouts of the industrialization that we are going through. Students, we will now talk about the psychology of stress. We discussed the physiology of stress, but let us now talk about that. What is the psychology of stress? Like I told you, जब हम physiology की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बॉडी के हार्मोन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस की बात करते हैं. दरअसल जब हम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के हिसाब से देखते हैं तो हम सारी चीज़ को बहुत मैकेनिकली समझ सकते हैं, लेकिन हम इस बात का जवाब किस तरह से लेके आएँ कि अगर आप किसी डीमोटिवेटेड बंदे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, उसके दिल की बात सुनते हैं और आप उसको इनकरेज करने की जेन्युइनली कोशिश करते हैं, तो उस बंदे के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और वो इवेंचुअली
फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं. सो what is this thing? This is very uncanny. This is something very mysterious that we simply talk to the people and their state of mind changes. We simply encourage people and they simply become motivated. So that means कि स्ट्रेस की साइकोलॉजिकल implications भी हैं, और जब हम appraisal की बात करते हैं तो appraisal की भी psychological implications हो सकती हैं. So let us talk about psychology of stress. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि जब भी हम स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस में जाते हैं या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आता है या एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी चेंज या ऐसी डिमांड जिसको हमें मीट करना होता है और वो स्ट्रेस कॉज करती है, तो हमारा जो अल्टीमेट रिएक्शन है उसकी डिटर्मिनेशन इस बात से होती है कि हमारी अप्रेजल क्या है उस स्ट्रेस के बारे में, उस फैक्टर के बारे में जो एकदम से चेंज हो गया है. आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रेजल वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ पीपल, द वन who sees the glass half filled and the other who sees the glass half empty. Appraisal is very, very important. Okay? So when we talk about psychology of stress, appraisal becomes a very important area for us to understand कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका स्ट्रेस किस तरह से रिमूव हो जाता है, और जब हम लोगों को सिर्फ एनकरेज करते हैं तो एकदम से किस तरह से डिफरेंट इंसान बन जाते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा about two types of appraisals that we do. Number one is primary appraisal and number two is secondary appraisal. Let us see what does both of these appraisals mean. Primary appraisal is interpretation of the situation and a consideration of its potential threat that is made. Primary appraisal के अंदर जैसे ही environment के अंदर कोई change होती है या हम किसी challenge को meet करते हैं तो हम उसको interpret करते हैं. उसको इंटरप्रेट करने के बाद हम उसको देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं इससे डील कर सकता हूँ या नहीं डील कर सकता. वी देन गेट इनटू द सेकेंडरी अप्रेजल. सेकेंडरी अप्रेजल मीन्स रिस्पॉन्स चॉइसेस टू एमेलियोरेट द सिचुएशन आर कंसिडर्ड by weighing the costs and benefits of those choices. This means that a coping strategy is selected. So the primary interpretation is that is this something that I can control? Is this something that I can deal with? Or I cannot deal with this? All this evaluation is done on the primary level. On the secondary level, we try to find out, well, इसी तरह की चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई थी एक दफ़ा, and I performed like this, I behaved like this, और मैं इस चीज़ से बाहर निकल आया था. Which means कि आप अपने माइंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज़ जो आपने इस तरह की सिमिलर सिचुएशंस के अंदर अप्लाई की पहले उनको रिव्यू करते हैं और उसमें से एक स्ट्रैटेजी चूज कर लेते हैं. नाउ ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एक्चुअली वे बिफोर यू ब्रेक इनटू एक्शन. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट मी टेल यू कि प्राइमरी अप्रेजल किस तरह से हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है. प्राइमरी अप्रेजल मीन्स दैट व्हाट डू वी थिंक अबाउट लाइफ जनरली. हमारा लाइफ के बारे में एटीट्यूड किस तरह से है, हम चीज़ों को किस तरह से लेते हैं. क्योंकि जब भी हम चीज़ों को अप्रेज कर रहे होते हैं, हम इस प्रोसेस को इतना तेज़ और इतना फास्ट होता है ये प्रोसेस कि हम अपने पूरे पास्ट बैकग्राउंड के हिसाब से चीज़ों को एकदम से एवेल्यूएट करते हैं, अप्रेज करते हैं. और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हर चीज़ में एक नेगेटिव एंगल देख सकते हैं और कुछ लोग हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिव एंगल देख सकते हैं. दिस इज़ जस्ट थिंकिंग एंड ऑफ द डे, राइट. आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हैं या आप किसी चीज़ को बनाने के रास्ते में रुकावटों को देखना चाहते हैं. योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट. नाउ लेट मी टेल यू कि अगर हम स्कूल टीचर्स के बारे में सोचते हैं, लेट अस सपोज दो तरह के स्कूल टीचर्स हो सकते हैं. एक स्कूल टीचर वो है जिनका ख्याल है कि बच्चे बदतमीज़ हैं, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, उनका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल दिल नहीं लगता, और इन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा मिशन है और पढ़ाने के लिए इनको कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल करने के लिए इन बच्चों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में से गुजारना पड़ेगा. यस. नाउ इमेजिन अ किड जिसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हैं, जिसके पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि बच्चों को अगर खुली छुट्टी दे दी तो बच्चे तबाह हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, बच्चों को सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए. नाउ द किड्स who have experienced
एक्सट्रीमली अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जिसके अंदर पनिशमेंट भी है, और उनके पेरेंट्स उनको कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग कम्युनिकेट करते हैं दैट वी एक्चुअली थिंक दैट यू हैव टू बी harnessed with force. This kid gets into the same school where the teachers also believe in the same idea. So these are all psychological, these are all ideas in people's minds. These are the ideas in the minds of the parents, in the minds of the teachers, and they are driven by the idea that we need to control because kids are bad. If we didn't control them, then kids might get bad, yes, and they go on controlling. इस सूरत हाल में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को ये कम्युनिकेट करते हैं दैट यू हैव समथिंग इनसाइड यू दैट कैन गो रॉन्ग, यस, एंड that thing, when it goes wrong, it needs to be controlled. So the students or the kids' interaction with the authority figure is also built up in the same way. That authority has the ultimate command on me, and authority, whenever the authority comes in, मुझे वहाँ पर अपनी thinking बंद कर देनी है. So students, you see in this example, actually what I'm trying to highlight is that our attitude, our thinking actually materializes in the real life, and when it materializes in the real life, it impacts people in certain ways, just like this kid. And this kid, once he goes through this, he would start thinking about authority in the similar fashion, that he has to attain authority, or when the authority comes in, he has to understand whatever the authority says. So शायद ये बच्चा जब बड़ा हो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाए तो ये शायद इस किस्म का प्रोफेशनल बने जो अपने बॉस से बहुत डरता है और अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा डराता है. How's that? Well, that's a little bit of funny example. Now let us think about another type of teacher. This type of teacher thinks that बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, इनके पास बेशुमार टैलेंट्स हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि मैं इनके टैलेंट्स को किसी डायरेक्शन में चैनलाइज कर दूँ. लेट्स इमेजिन कि एक बच्चा है जिसको इस किस्म के टीचर्स मिले और उसके पेरेंट्स भी इसी किस्म की सोच रखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने टैलेंट्स होते हैं, बच्चों के अंदर अपने पोटेंशियल्स होते हैं, उन पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करना चाहिए और बच्चों को सिर्फ चैनलाइज करना चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल्स और टैलेंट्स को प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर चैनलाइज कर लें. So their thinking would actually start impacting the students. Yes? So these students might turn out to be great creative artists, they might become engineers or doctors because they are becoming what they want to become. End of the day, what matters is that one person is driven towards becoming authority figure. The other person is driven towards attaining a certain level of sophistication, mastery in a certain field. One kid is inspired to become something that is simply great, that is simply something that comes right out of his heart, mind and soul, that this is what I want to do. The other person is actually becoming the person जो उसको ज़माना सिखाता है या मुआशरे के अंदर जो आइकॉन्स होते हैं authority figures के. So the career choices for both of these kids would be totally different. Now students, we were talking about the primary appraisal. Primary appraisal is basically can be taken as an attitude like that, just like we discussed in this particular example. In primary appraisals, in this example, you must have seen that cognitive perspective जो है, that plays a great role. Cognitive perspective means that we not only respond to the immediate threat around us, but we also respond to the perception of that threat. The kid in the first example who's always been exposed to the authoritarian figure, whenever he gets into a place where he comes across an authority, he finds out that I need to deal with the authority with total submission by bowing down to all of the orders that are coming from the authority. Authority is everything. So this kid, based upon this cognitive perspective, might break into different type of actions and become a different type of personality. So अगर इस बच्चे का एक्सपोजर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के साथ है और अथॉरिटेरियन टीचर्स के साथ है और वो कल को किसी ऐसी जॉब में जाते हैं जहाँ पर उनके बॉस अथॉरिटेरियन बिल्कुल नहीं हैं, वो डेमोक्रेटिक हैं बाय नेचर, even then this kid would think about his boss as authoritarian and he probably would start behaving like that. Yes? So we not only respond to
the immediate threats, but we also respond to the perception of those threats, and that becomes our primary appraisal. Students, we then can talk about the secondary appraisal also. Secondary appraisal is appraisal of potential stressors, and then we try to find out, compare in our mind कि हम एक certain situation के अंदर किस तरह से deal कर सकते हैं based upon our experience with the similar situations in our past life. Which means that we are actually weighing the pros and cons, we are measuring different types of strategies that we had been using in the past to deal with certain similar scenarios and certain similar situations. Yes? And over here, once again, the primary appraisal becomes very, very important. Okay? The kid who's been exposed to the authoritarian parents, they always know that every time I have to deal with the authority, there is only one method that works the best. That is total submission. The other kid who's exposed to the parents who actually believe that kids have their talents and potentials, those need to be cultivated, would be trained in the art of telling their points of views to the people. And every time they interact with their authorities, they would want to give them their best point of view, the best thing that they thought would be solving the problem at hand. So both of these people will have different sets of strategies that they have been using in the past. The kid exposed to the authoritarian parents, he has different set of strategies. The kid exposed to the inspiring parents have different set of strategies. Yes? And every time they would deal with the situation at hand, they would actually consult the previous set of strategies and bring one out of those and use it in the immediate environment to deal with that scenario. Students, this was our discussion about the primary and secondary appraisal today. And let me tell you that appraisal के बाद हम अपने resources को mobilize करते हैं situation से deal करने के लिए. और यहाँ पर हमारे पास psychological resources भी होते हैं, social resources भी होते हैं, और हमारे genetical resources भी इसके अंदर काम कर रहे होते हैं. Which means our total personality actually consists of these resources. Our social resources are our family, the people around us, our brothers and sisters, our colleagues in our immediate environment. हम उनसे मदद लेते हैं अपने stress को deal करने के लिए. Psychological resources are the personality type, the type of personality that we are. Am I the person who looks at the glass half filled, or am I the person who looks at the glass half empty? This determines our personality style, our attitude, our way of thinking. Then genetics, of course, health matters in everything. Yeah? If you're healthy, athletic body, physically strong, it impacts thinking in certain ways. So students, this brings us to the close of our lecture today, and we have discussed the psychology of stress. In our next lecture, we would discuss other important areas with reference to understanding stress. I hope you would have found today's lecture interesting, and I believe and I hope that you would spend some good time from this lecture onwards till we meet next time again. मेरा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.